Hello students, I am going to teach you physics of class plus 2 unit 2nd and its part 4 and topic is Ohm's law. So Ohm's law भी आप सब लोग जानती होगी क्या है Ohm's law। 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा है Ohm's law क्या है। सो यहाँ पे हम फिर से पढ़ने वाले हैं बट थोड़ा सा एक्सपेंडेड पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने जस्ट एक डेफिनेशन तक ही पढ़ा हुआ और उसके उस फॉर्मूले पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। पर अब यहाँ में हम इसको जिस तरह से पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से ही रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स और कुछ लिंक्ड आर्टिकल इनसे हमारे काम आते हैं। सो ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू in a conductor is directly proportional to potential। सिंपल सा है ये डेफिनेशंस वगैरह, मैं तो इनको ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ। मेरे लिए वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो उसके मेन होते हैं, उसके बाद डेफिनेशन खुद अपने हाथों से बनती है। ज़्यादा टफ काम नहीं होता। जस्ट आपको ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो भी करंट है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और वो जो करंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके दो एंड के बीच के पोटेंशियल के इक्वल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल और वो करंट क्या कर रहा है, करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। और जो पोटेंशियल है वो क्या है, दैट इज द, इट इज़ नॉट सिंगल पोटेंशियल, इट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर। जब एक दो एंड की बात आती है वो पोटेंशियल हो जाती है। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द कंडक्टर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा होता है, रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है, ये बात समझने वाली है क्योंकि आगे जाके ओम्स लॉ बहुत सारी केसेस में फेल होने वाला है। ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता बहुत सारे केसेस में। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। तो ऐसे केसेस में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ओम्स लॉ का एप्लीकेबल होना सिर्फ वहाँ पर ही पॉसिबल है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर हमारे पास है उसके दो एंड के बीच में जो भी पोटेंशियल आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो आप सबको पता है कांस्टेंट लग जाता है एंड दैट कांस्टेंट इज R। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज रेजिस्ट करना। किस चीज़ को रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करने का मतलब होता है कि आपका जो करंट है वो जिस मटेरियल में से क्रॉस कर रहा है, क्या वो मटेरियल उस करंट को इजीली पास करने दे रहा है, जो उसको रेजिस्ट कर रहा है, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब रोकने की कोशिश क्या मतलब होती है, आप देखते हो अगर ये कंडक्टर है तो इजीली करंट फ्लो करेगा। अगर कंडक्टर की जगह इंसुलेटर होता तो क्या ये करंट फ्लो करता, नहीं करता। क्यों, क्योंकि इंसुलेटर में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि वो करंट को जाने ही नहीं देता, अपने में से क्रॉस करने ही नहीं देता। तो दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब कंडक्टर में भी कुछ मटेरियल्स अच्छे होते हैं, कुछ की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। जैसे सिल्वर है, उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, वो बिल्कुल भी करंट को नहीं रोकता। कॉपर उससे थोड़ा सा कम, एल्युमिनियम उससे कम, टंगस्टन उससे कम, आयरन उससे कम और मरकरी सबसे कम। ठीक है, ठीक है। मेटल्स में, ये मेटल्स की बात हो रही है कंडक्टर की। अलॉयज़ भी आते हैं, मैग्नाइन, कंस्टेंटन, निक्रोम, इन सब में मैग्नाइन सबसे अच्छा है अलॉयज़ में। मेटल में सिल्वर सबसे अच्छा है। ठीक है, पर सिल्वर बहुत महंगा होता है इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करते। इसलिए हम जो सेकंड ऑप्शन है कॉपर की वो हम यूज़ करते हैं। और हम देखेंगे हमारे घरों में जितनी भी कनेक्टिंग वायर्स है वो सारी कॉपर की बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। टंगस्टन जो है वो आपके बल्ब में लगा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो अब ये बात आ रही है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस अब आपको समझ आ गया है। रेजिस्टेंस जो है वो मेज़र किससे किया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा हमने कितनी रेजिस्टेंस है किस मटेरियल में, क्या वैल्यू है, किससे डिनोट करेंगे। तो ऐसा ही यूनिट जो रेजिस्टेंस की होगी वो होगी ओम।
ओम ने फाइंड आउट किया था ना, तो ओम ने जो नई क्वांटिटी फाइंड आउट की थी उसकी यूनिट अपने ही नाम से रख दी और इसको एक सिंबल दे दिया इस तरह से, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। ठीक है, तो अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि उसका रिलेशन देखना है हमें, कि आपके पास पोटेंशियल और वोल्टेज आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक में एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ में करंट को हमने एक्स एक्सिस में ले लिया, वाई एक्सिस में हमने वोल्टेज को ले लिया और ये रहा ओरिजिन। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है, अगर जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो ये ग्राफ आप वहाँ पे बनाने वाले हो। आप क्या करोगे, लैब में आपके पास जो भी अपरेटस होगा, आप एक अमाउंट उसमें करंट का सेट कर दोगे, उसके बाद आप एक पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे, उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे मार्क कर दोगे। फिर आपने एक और करंट अमाउंट किया, फिर आपने उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज फाइंड आउट की, फिर आपने करंट फाइंड आउट किया, सेटअप किया और वोल्टेज फाइंड आउट, इसको सेट करना और इसको फाइंड करना है। तो आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से बनेगा। और अगर वो ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, दैट मीन्स कि ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। ओम्स लॉ वहाँ पे परफेक्टली एप्लीकेबल है वो मटेरियल के लिए, उस सेटअप के लिए। तो ओम्स लॉ के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या है, द डिवाइस विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। वो भी हमने डिस्कस किया। अब इसी फॉर्मूले से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाले, दैट V इज इक्वल टू आर आई एंड R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V इज वोल्टेज एंड I इज करंट। V वोल्ट है तो इसकी यूनिट जो है वो क्या होगी, वोल्टेज की वोल्ट और करंट की होगी एम्पियर। तो दैट मीन्स कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर इनवर्स। और ऑलरेडी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या, ओम। इसका मतलब 1 ओम, जहाँ 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ओके, अब ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। अब हम थोड़ा सा रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा और स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आप लोगों ने 10th तक पढ़ा हुआ है। अब जो नया टॉपिक आ रहा है आपका, वो आ रहा है फैक्टर्स। वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, डिपेंड्स। कि अब मैंने कहा कि आपके पास सिल्वर है, उसकी सबसे ज़्यादा भाई सबसे ज़्यादा वो कंडक्ट करता है। कॉपर उससे थोड़ा सा कम कंडक्ट करता है, पर फिर भी वो मैक्सिमम कंडक्ट कर रहा है। तो इन दोनों में जो एक माइनर सा डिफरेंस आया, वो क्यों आया, कैसे आया, ऐसी कौन सी बातें थी जिनके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। जहाँ हमारे पास एक कॉपर की वायर है, एक पतली है एक मोटी कॉपर की वायर है, तो किस में ज़्यादा रेजिस्टेंस है, किस में कम रेजिस्टेंस है। आप देख रहे हो आपके कुछ वायर्स होती हैं जहाँ पे बड़ी मोटी मोटी वायर्स लगी, कुछ ऐसे आपके अपरेटस होते हैं जहाँ पे मोटी मोटी वायर्स लगी होती हैं, और कुछ वायर्स ऐसी होती हैं, अपरेटस ऐसे होते हैं जहाँ पे पतली सी कॉपर वायर्स लगी होती हैं। ऐसा क्यों, वहाँ पे हम मोटी वायर क्यों नहीं लगाते, जहाँ पे मोटी लगाई है वहाँ पे पतली क्यों नहीं लगाते, ऐसा क्या रीज़न है। तो ये सब जो डिफरेंस है एक करंट और एक रेजिस्टेंस का, वो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऐसे टर्म पे, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर 1, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर पे, कि मटेरियल कौन सा है। भी अभी मैंने बात कर दी, सिल्वर कॉपर और ये सब सारे आपके मटेरियल्स हैं। और अगर थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है उसकी नेचर के बारे में, तो हम ये भी थोड़ा मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जो रेजिस्टेंस है निक्रोम की, निक्रोम एक आपके पास एलॉय है, उसकी रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ग्रेटर है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, अब कॉपर की रेजिस्टेंस को 60 से मल्टीप्लाई करो तो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है निक्रोम की। और ये कब, इसकी वायर और इसकी वायर इक्वल लेंथ इक्वल है, एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल होने का मतलब उसकी मोटाई इक्वल है। ऐसे केस में एक निक्रोम की वायर है, एक कॉपर की वायर है, दोनों की इक्वल लेंथ है, दोनों का इक्वल एरिया है, तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, निक्रोम की रेजिस्टेंस ज़्यादा है। वो कॉपर से कितनी ज़्यादा है, 60 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड कर गया कि कॉपर बेटर है एज़ कम्पेयर टू निक्रोम। अब दूसरा आता है डायमेंशन।
उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ये तो इक्वल केस हो गया ना, इक्वल केस। अब इनकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। ये फर्स्ट डायमेंशन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट डायमेंशन होती है लेंथ। तो जो रेजिस्टेंस है एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगी, जितनी लंबी वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। सेकंड केस आ जाएगा एरिया। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर वायर मोटी है एरिया ज़्यादा है, वायर मोटी है ये मोटापा होता है एरिया, दिस इज एरिया। तो रेजिस्टेंस कम है, आर लेस। अगर वायर पतली है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इफ़ रेजिस्टेंस यहाँ पे एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस होगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगेन इसको हटाना पड़ेगा, इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाएगा। और वो कांस्टेंट हमने किससे बनाया, रो। आपको पता है इस सिंबल को रो बोला जाता है, रो L अपॉन A। हियर रो इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रो की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत जगह पे यूज़ होने वाला ये फॉर्मूला है। हम इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, बट जस्ट पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। अब इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या बनेगी, रेजिस्टेंस है तो ओम, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, लेंथ है तो मीटर, मीटर से एक मीटर कट गया दैट मीन्स ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी ओम मीटर। इज दैट क्लियर। तो कह रहा है कि हमने ये सब कुछ पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पे डिपेंड होने के बाद ये उसकी डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। और डायमेंशन क्या होती है, लेंथ और एरिया इसकी डायमेंशन होती है। लेंथ के तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी लंबी वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी मोटी वायर उतना कम रेजिस्टेंस, जितनी पतली वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक नई टर्म आ गई, रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक टर्म आई है, दैट इज़ रेजिस्टिविटी। और वो रेजिस्टिविटी हमारे पास मेज़र करनी हो तो किस में करेंगे, ओम मीटर में। अब बात आती है कि जो ये रेजिस्टिविटी है ये इसके ऊपर डिपेंड करती है, ये क्या चीज़ है। जब हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, V इज़ इक्वल टू RI, तो R जो था वो रेजिस्टेंस था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि R किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन कांस्टेंट में रेजिस्टिविटी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, अब इसके बारे में पढ़ना हमें। रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस हम कुछ लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इसके बाद फ़िलहाल हम कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। सो नाउ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, जिस तरह से हमने रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ी उसी तरह से हम कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। बहुत टफ नहीं है, सिंपल ही है। तो व्हाट इज़ कंडक्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल, पहले तो कंडक्टेंस G है, ये क्या होती है 1/R। कंडक्टेंस मतलब कंडक्ट करना। अगर कोई मटेरियल है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी कंडक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी, हमें ये अंडरस्टैंड है। ये कॉमन सी सेंस है कि कोई भी मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों कम है, क्योंकि वो कंडक्ट ज़्यादा कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो कंडक्ट कम कर रहा है, तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेशन में होते हैं। तो G इज़ कंडक्टेंस दैट इज़ इक्वल टू 1/R। तो 1/R का मतलब ऐसा यूनिट बात करें तो 1/ओम, 1/ओम का मतलब ओम इनवर्स। और इस सिंबल को शॉर्ट फॉर्म में उल्टा लिख दिया जाता है जिसको हम साइमन बोलते हैं, साइमन। ठीक है, अगर ये सिंबल इस तरह से हो तो ओम, अगर उल्टा हो तो साइमन, या ओम इनवर्स हो तो साइमन। इज दैट क्लियर। तो इसको साइमन भी बोला जाता है, इसको महो भी बोला जाता है। ओम्स के उल्टे स्पेलिंग OHM। ठीक है, साइमन, महो, ये सिंबल ये सब सेम है। ठीक है, और ये ओम इनवर्स ये सब सेम है, एक चीज़ है। और ये रहा आपका कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी क्या हुई, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी।
तो जो कंडक्टिविटी है इसकी बात करेंगे तो पहले तो ये डिनोट की जाती है सिग्मा से, तो ये रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है। वैसे ही जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का इन्वर्स है। अब रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या थी, ओम मीटर, तो इसका मतलब ओम मीटर। ओम मीटर का मतलब ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स, इसका मतलब क्या हो गया, साइमन मीटर इन्वर्स, जब महो मीटर इन्वर्स। तो ये सब इसके बारे में कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बारे में आ जाएगा। सो ओवर फॉर नाउ, we will discuss next topic in next lecture. Thank you and have a nice day. Stay home, stay safe.